थैंक यू प्रोफेसर थोराट। सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं और खास करके आरटी फोरम महाराष्ट्र को खास धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिस तरह से इन सारी चर्चाओं का आयोजन किया है तो उससे खास करके महाराष्ट्र के शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग हैं उन तक ये नई शिक्षा नीति जो है उसके अलग अलग पहलुओं के बारे में अलग अलग बातें होंगी। मुझे जो विषय दिया गया है आज बात रखने के लिए वो है ये जो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, नई शिक्षा नीति, तो उसकी फाइनेंशियल वायबिलिटी के बारे में कुछ बात रखने के लिए मुझे कहा गया है। मेरा एक पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन मैंने किया है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ ताकि जिन मुद्दों पे हम बात करेंगे वो अगर मुद्दे हमारे सामने हो तो शायद समझने में थोड़ी आसानी हो सकती है। तो मैं ये बात थोड़ी जो बातें प्रोफेसर शाह ने रखी और जो शंपा जी ने भी रखी तो उसको ही शायद दोहराने का मैं साहस करूंगा, लेकिन कुछ बातें मुझे लगता है कि जो उनसे भी थोड़ी अलग मुझे राय। सॉरी फॉर दिस टेक्निकल ग्लिचेस। ये जो नई शिक्षा नीति है तो उसके बारे में बात करते हुए मुझे लगता है कि कुछ चीजों पे स्पष्टता हमें होनी चाहिए। एक तो ये है कि ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ये एक पॉलिसी है और ये कोई खास जिसे प्लान ऑफ एक्शन कहते हैं वो प्लान ऑफ एक्शन नहीं है। तो जैसे पॉलिसी में होता है, पॉलिसी एक ब्रॉड दिशा देता है चीजों को करने के लिए और उस नीति की कुछ एक अपनी धारणाएं होती है जिसे हम अंडरलाइंग फिलोसॉफी कहते हैं। तो जब हम नीति के बारे में बात करते हैं तो मुझे लगता है कि कोई नीति फाइनेंशियली वायबल है कि नहीं ये उस पर निर्भर करेगा कि उस नीति से निकलने वाले प्रोग्राम और स्कीम्स किस तरह से नीति को अमल में लाने के लिए जिस तरह से प्रोग्राम्स और स्कीम्स बनाई जाएंगी उसके आधार पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं कि क्या पॉलिसी फाइनेंशियली वायबल है। तो मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा इस नीति के संदर्भ में जो भी शिक्षा से संबंधित अलग अलग कार्यक्रम हैं, अलग अलग योजनाएं हैं, उनके परिप्रेक्ष्य में भी हमें इस पूरे फाइनेंशियल वायबिलिटी के एस्पेक्ट को देखना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग जो फाइनेंशियल वायबिलिटी के बारे में जो हम लोग उस पर जरूर करेंगे। तो एक चीज सिर्फ इतना है कि हम लोग कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे कि हम इसका विरोध करना चाहते हैं इसलिए हम इसके विरोध में बातें रख रहे हैं, तो ऐसा ना हो इसलिए मुझे लगता है कि ये स्पष्टता होनी जरूरी है कि ये एक पॉलिसी है, ये एक नीति है, ये प्लान ऑफ एक्शन नहीं है और शायद बहुत सारी चीजें जो है वो प्लान ऑफ एक्शन जब आएंगे तब उनके साथ और स्पष्टता से हमने सामने आएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस नीति का समर्थन कर रहा हूँ। क्लियर इंडिकेशन जो इसकी जो आंतरिक धारणा है उससे जो मिलता है वो तीन तरह का एक सोच इसमें दिखती है जिस दिशा में हमारी शिक्षा और शिक्षा की नीति, शिक्षा से जुड़े कार्यक्रम आगे आने वाले समय में आगे जाएंगे। तो एक तो क्लियरली दिखता है कि कम्युनलाइजेशन, जिसका थोड़ा सा इसको टोन डाउन किया गया है पिछले ड्राफ्ट के मुकाबले, लेकिन सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति जो है वो इसमें भरपूर नजर आती है। और तीसरा मुद्दा जो है जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट से खास करके जुड़ा है वो एक कमर्शियलाइजेशन का है। इसका पूरा जो व्यापार के तौर पे शिक्षा को बढ़ावा देने का मतलब जो काम है वो एक एस्पेक्ट इसमें बहुत जोर से दिखाई देता है। और इस कमर्शियलाइजेशन के एस्पेक्ट के बारे में और उससे जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में थोड़ी बात करने की कोशिश में करता हूँ। एक तो है, एक अच्छी चीज ये है कि इसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि जो कोठारी कमीशन ने कहा था जीडीपी के कम से कम 6% शिक्षा के ऊपर खर्च होना चाहिए, तो उसको इस नीति में दोहराया है। इसका हमें स्वागत करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ये भी हमें जोड़ना पड़ेगा कि जैसे प्रोफेसर शाह ने कहा कि ये कब तक किया जाएगा इसके बारे में कोई स्पष्टता नहीं। इसके पहले वाला जो ड्राफ्ट था जो पिछले साल सर्कुलेट हुआ था उसमें ये लिखा गया था कि
आगे आने वाले कुछ सालों में किस तरह से प्रयास किए जाएंगे। लेकिन ये जो अभी नीति का ड्राफ्ट हमारे सामने है, ये ड्राफ्ट नहीं, ये फाइनल नीति अभी हमारे सामने है, तो उसमें 6% जीडीपी का खर्च होना चाहिए ऐसा तो लिखा है, उसके बारे में प्रयास किए जाएंगे ऐसा लिखा है, लेकिन उसको टाइम बाउंड कुछ लिमिट उसको नहीं दिया गया है। तो ये एक चिंता का विषय हमारे लिए हो सकता है, लेकिन एक जिसे हम वेलकम अप्रोच कह सकते हैं, यहाँ पे जीडीपी के 6% शिक्षा के ऊपर खर्च करने की बात केंद्र और राज्य सरकार इन दोनों मिलके इसे थोड़ा सा हमें वेलकम करने की जरूरत है। लेकिन अगर हम लोग इस पूरी नीति के बारीकियों में जाएंगे तो ये दिखाई देता है कि पूरा जो सोशल जस्टिस का एस्पेक्ट है, सामाजिक न्याय का जो पहलू है, वो सामाजिक न्याय का पहलू कहीं पर भी स्पष्टता से दिखाई नहीं देता है। जैसे प्रोफेसर पटनायक ने एक उनके लेख में लिखा है, एक एफर्मेटिव एक्शन रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में कोई भी शब्द इस पूरी पॉलिसी में नहीं लिखा गया है। अब कोई ये सवाल उठाएगा कि इसका फाइनेंशियल एस्पेक्ट से क्या लेना देना है। इसका लेना देना इसलिए है क्योंकि जो समाज के कमजोर तबके हैं, उनको अगर शिक्षा का सही अवसर देना है तो उनके लिए कुछ एफर्मेटिव एक्शंस का होना जरूरी होता है, और उसमें रिजर्वेशन पॉलिसी, खास करके हायर एजुकेशन में हमारे यहाँ पे जो है, तो रिजर्वेशन पॉलिसी को बरकरार रखना, उसको बढ़ावा देना, इसके बारे में गंभीरता से बात करने की जरूरत थी, वो इस पूरे नीति के डॉक्यूमेंट से गायब है। दूसरा जो इसमें मुझे एक थोड़ा सा पेचीदा मामला लगता है, वो एक हायर एजुकेशन को बढ़ावा देते हुए एक फ्लेक्सिबिलिटी का जो अप्रोच लिया है, तो उसका बुरा असर जब हम लोग सोशल जस्टिस की बात नहीं करेंगे, तो इस फ्लेक्सिबिलिटी का एक बुरा असर जो समाज के कमजोर तबके हैं, जो अभी शिक्षा के उच्च शिक्षा के स्तर पर पहुंच रहे हैं, तो उन तबकों पे बुरा असर होने की बहुत ज्यादा संभावना है। और इसी के साथ जोड़ते हुए हम लोग अगर देखेंगे, जिस तरह से वोकेशनल एजुकेशन को बढ़ावा देने की बात लिखी गई है, तो उससे ये साफ पता चलता है कि जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस में जो लोग, जो तबके समाज के पीढ़ियों से उसमें फंसे रहे हैं, उनको वापस उसी दिशा में ढकेलने का प्रयास कहीं इस नीति के तहत हो रहा है कि नहीं, ऐसा थोड़ा सा सवाल इस पूरे नीति के ड्राफ्ट से, डॉक्यूमेंट से सामने आता है। इसके साथ साथ बहुत बड़ा सवाल जो है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी का है, जो प्रोफेसर शाह ने भी कहा था। 45,000 के आसपास जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेजेस हैं, तो वहां पे ऑटोनॉमी अलग अलग तरह की दी जाएगी और उसमें फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी उसमें शामिल होगी। तो इसका मतलब ये है कि जब फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिलेगी तो उनसे कहा जाएगा कि अब तक आप शायद सरकार के सब्सिडी या फिर ग्रांट्स के सहारे काम कर रहे थे, लेकिन अब आप ऑटोनॉमस हो गए हैं। जब आप अपना खुद का सिलेबस तय करेंगे, अपने खुद की इवैल्यूएशन सिस्टम तय करेंगे, अपना खुद का एडमिशन प्रोसेस तय करेंगे, तो अपना खुद का फीस स्ट्रक्चर भी आप तय कीजिएगा। अब उसमें लिखा गया है कहीं पे कि वहां पे कुछ रीजनल लिमिटेशंस होंगी, खास करके अपर लिमिट्स उसमें जो है वो तय की जाएंगी, लेकिन अपर लिमिट्स का मामला हमारे देश में अभी जो जिस तरह से चल रहा है, उसमें क्या हो रहा है हम सबको पता है। तो ये फाइनेंशियल ऑटोनॉमी का जो मुद्दा है, वो मुझे लगता है कि उस पर इस पूरे फाइनेंशियल वायबिलिटी के संदर्भ में हमें देखना पड़ेगा। प्राइवेट फिलैंथ्रोपी की बात की गई है, वही जो प्रोफेसर शाह ने कहा, ये एक तरह से निजीकरण को बढ़ावा देने का ही मामला है। बहुत अच्छे उदाहरण हमारे देश में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हैं, खास करके महाराष्ट्र में। जो भी एजुकेशन सिस्टम हम लोगों ने खड़ा किया है, वो उसका मेजॉरिटी सेक्शन ये प्राइवेट मैनेजमेंट में आता है, लेकिन वो प्राइवेट मैनेजमेंट पब्लिकली फंडेड है। तो कहीं ना कहीं पे इस पूरे शिक्षा प्रणाली को चलाने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं पे सरकार पे आती थी। अभी प्राइवेट फिलैंथ्रोपी को बढ़ावा देते हुए क्या ये निजीकरण के लिए रास्ते बड़े पैमाने पे खुले किए जा रहे हैं, इस तरह का सवाल इससे सामने आता है। अब थोड़ा सा हम चलते हैं, थोड़े से आंकड़े देख लेते हैं। बात तो कहते हैं 6% जीडीपी का हम लोग इस पे खर्चा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर हम लोग आंकड़े देखें तो पता चलता है कि ये पूरा यूनियन गवर्नमेंट का जो बजटरी स्पेंडिंग है शिक्षा के ऊपर,
ये आंकड़े सेंटर फॉर बजट एंड गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी नाम की संस्था दिल्ली में काम करती है, वो बजट का विश्लेषण करती है, वहां से लिए है। तो इन आंकड़ों से देखें तो जो यूनियन गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर है, तो उसका 2020-21 के बजट में टोटल बजट जो है साइज उसका 3.3% इतना ही खर्चा यूनियन गवर्नमेंट करेगी शिक्षा के ऊपर। और ये अगर हम लोग जीडीपी के मामले में देखें तो यूनियन गवर्नमेंट का जीडीपी का जो हिस्सा है शिक्षा के ऊपर खर्च होने वाला, वो आधे प्रतिशत से ही कम है। अब यहाँ से हम लोग 6% की ओर जाने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट के बजट की बात है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के बजट को नहीं जोड़ा है। स्टेट गवर्नमेंट के बजट को जोड़ तो ये थोड़े पुराने आंकड़े हैं, लेकिन ये ऑथेंटिक आंकड़े हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के NHRD की वेबसाइट से ही लिए हैं। जो उनकी ताजा रिपोर्ट है एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लांस 2018 की, तो वहां से ये आंकड़े मिले हैं। तो उसमें से साफ पता चलता है कि 2014-15 तक भी हम लोग देखें तो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सारे मिलकर शिक्षा पे जो खर्चा करते हैं वो 4% GDP का यहाँ इसके आसपास ही आता है। अगर इन आंकड़ों को भी हम लोग सही मान के चले, क्योंकि इस पर भी बहुत सारे डाउट्स हैं, जैसे प्रोफेसर शाह ने कहा था, एक डॉक्यूमेंट में कहते हैं कि लगभग 4.5% GDP का हम लोग खर्च करते हैं, कोई और डॉक्यूमेंट कहता है जैसे इकोनॉमिक सर्वे की ये 3% के आसपास ही है। तो अगर हम लोग इन आंकड़ों को भी सही मान के चले तो कम से कम 1.5 या 2% और इसको बढ़ाने की जरूरत है। तो क्या ये आने वाले समय में मुमकिन है? इसके बारे में बहुत बड़ा सवाल मुझे लगता है। जिस तरह से फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स पे लादी जा रही है, तो उसके संदर्भ में देखेंगे तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा जिसके बारे में चिंता करें, ऐसा सवाल ये है। अब हम लोग अगर देखेंगे पब्लिक इन्वेस्टमेंट एजुकेशन में अगर पर्याप्त मात्रा में नहीं होती है तो उसका असर पड़ता है जो लोग शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उनके ऊपर। ये आंकड़े हैं नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के सर्वे से लिए गए 2014 के लिए आंकड़े लिए, जिसमें जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जिसे कहते हैं, प्राइवेट एक्सपेंडिचर, मतलब सरकार नहीं खर्च करेगी, लेकिन जो छात्र हैं उस छात्र छात्रा को या फिर उनके पेरेंट्स को ये खर्चा करना पड़ेगा शिक्षा के लिए। तो उसमें हम लोग अगर देखेंगे तो पता चलेगा कि जैसे जैसे हम लोग शिक्षा के ऊपरी पायदान पे चले जाते हैं तो उस तरह से प्राइवेट एक्सपेंडिचर भी शिक्षा के ऊपर होने वाला बढ़ने लगता है। अब इसको हमें जोड़ना चाहिए फाइनेंशियल ऑटोनॉमी के साथ, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देने के साथ और सोशल जस्टिस के एस्पेक्ट के साथ। इसको अगर हम लोग जोड़ के देखें तो अगर हम सही मायने में एजुकेशन हर स्तर पे समाज के हर तबके को मुहैया करना चाहते हैं तो हमें एजुकेशन में पब्लिक इन्वेस्टमेंट को ही बढ़ाना पड़ेगा। और उसके लिए जो 6% की जो बात कही गई है वो किस तरह से मुमकिन हो, उसके बारे में कॉन्क्रीट प्लान ऑफ एक्शन बनाने की जरूरत है। ये शायद हमारे लिए आगे चल के हमारी लड़ाई का मुद्दा हो सकता है। थोड़ा सा देख लेते हैं कि रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस जो है, क्योंकि जब हम लोग फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की बात करेंगे तब हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह के इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हमारे बीच में है। उसमें देखने वाली बात मुझे लगता है कि अगर हम लोग प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी देखें, जिसे हम लोग 10वीं तक की बात करते थे, 14 साल की उम्र तक जहाँ पे शिक्षा दी जाती है, तो उसमें हम लोग ये देखते हैं कि गवर्नमेंट की जितनी खुद की संस्थाएं हैं उससे उसका लगभग 30% प्राइवेट अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हमारे देश में अभी मौजूद है। ये स्कूल एजुकेशन की बात नहीं कर रहा। अब उसमें सवाल ये उठता है कि जब आपके देश में इतने बड़े पैमाने पे प्राइवेट अनएडेड एजुकेशन सिस्टम है जहाँ पे अलग अलग तबकों के बच्चे जा रहे हैं, तो बड़े पैमाने पे प्राइवेटाइजेशन ऑलरेडी स्कूल एजुकेशन का हो चुका है। अब इसमें अगर आप कहेंगे कि एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए हम लोग प्राइवेट फिलॉसफी को बढ़ावा देंगे, तो ये एक तरह से प्राइवेट अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बढ़ावा देने की बात है। अब वहां पे जिस तरह की शिक्षा दी जाती है और जिस तरह से शिक्षा को बेचा जाता है, उसको हम लोग देखेंगे तो आने वाले समय में मुझे कोई आश्चर्य नहीं लगेगा
कि अगर समाज के पिछड़े तबकों को स्कूल एजुकेशन भी मुमकिन ना हो, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा एक तरह से दिया जाएगा। तो ये थोड़ा सा एक पेचीदा मामला है। आगे जाके हम देख सकते हैं कि हायर एजुकेशन में जैसे जैसे हम जाएंगे, खास करके स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी और स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी, पब्लिक यूनिवर्सिटीज अगर 329 है तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो है वो 200 के करीब है। अब इनको भी बढ़ावा देने की बात हो रही है, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में किस तरह से शिक्षा का काम होता है तो हम सब लोग जानते हैं। ये एनरोलमेंट रेशियो के आंकड़े उसमें मैं नहीं जाऊंगा, आखिरी 2 स्लाइड्स हैं उसमें हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं और फिर मैं बताऊंगा। सेकेंडरी एजुकेशन का मामला जो है वो बहुत सारी चर्चाओं में से बहुत निगलेक्टेड रहा है, और इसपे खास करके कोई गवर्नमेंट का प्रोग्राम भी नहीं था। वो अभी पिछले कुछ सालों में आया है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। लेकिन अगर हम लोग देखें कि पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी, वो अभी भी 1% के करीब है। ये बहुत कम है, क्योंकि ये एक बहुत अहम मकाम होता है किसी भी छात्र की शिक्षा की आयु में, क्योंकि यही एक स्टेज होती है जहां पे ये तय होता है कि क्या छात्र आगे बढ़ के उच्च शिक्षा की तरफ जाएंगे या फिर यहीं से वो शिक्षा को हाथ दिखा के वहां से बाहर चले जाएंगे। इसमें बहुत सारी खामियां हैं हमारे सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम में, तो इसको अगर हमें बढ़ावा देना है तो यहाँ पे खास करके हमें फाइनेंशियल एलोकेशन करना पड़ेगा। मैंने कहीं एजुकेशन पॉलिसी के पूरे ड्राफ्ट में इसको डॉक्यूमेंट में मैंने इसको खास करके इसका कोई जिक्र मैंने नहीं पाया है। तो मुझे लगता है कि इस पर थोड़ी बात करने की जरूरत है। हम लोग अगर बात करेंगे कि हमारे देश में जितना निधि है, जितना पैसा है, उसी मात्रा में हम लोग शिक्षा के ऊपर खर्च कर पाएंगे, तो हमें थोड़ा सा बाकी हमारे जैसे देश हैं वो देश किस तरह से इस चीज को देखते हैं इसके बारे में देखना जरूरी होगा। हम लोग सेकेंडरी एजुकेशन पे सिर्फ 1% खर्चा करते हैं जीडीपी का, और हमारे जैसे बाकी देश जो है, जैसे ब्राजील है, इंडोनेशिया है, मेक्सिको है, साउथ अफ्रीका है, इसे हम लोग खास करके ब्रिक्सैम कंट्रीज का नाम लेते हैं, उसमें अगर हम लोग देखें तो ये थोड़े से पुराने आंकड़े हैं, लेकिन शायद यही पिक्चर अभी होगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो पता चलता है कि ब्राजील हो, इंडोनेशिया हो, मेक्सिको हो या साउथ अफ्रीका हो, ये देश हमारी तुलना में माध्यमिक शिक्षा के ऊपर बहुत खर्चा करते हैं, और हम सिर्फ 1% के करीब ही हम लोग भी इस पर अड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ये मोटा मोटी कुछ आंकड़े हैं, ये बातें तो बहुत की जाती हैं, ये करना है वो करना है, लेकिन असल में जब हम लोग इस नीति को अमल में लाने के लिए कुछ स्कीम्स बनाएंगे, योजनाएं बनाएंगे, तो क्या उन योजनाओं में, उन स्कीम्स में इसका रिफ्लेक्शन आएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। और जिस तरह से अब तक की सरकारों ने काम किया है, खास करके पिछले 5-7 सालों में, जिस तरह से हमारे देश की सरकारों ने काम किया है, उससे ये लगता है कि हम लोग बात तो बहुत करते हैं लेकिन उस दिशा में आगे बढ़ना नहीं चाहते। मुझे लगता है 2-3 चीजें हमें थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। एक तो 6% जीडीपी का शिक्षा के लिए रखा जाएगा, ऐसा अगर कहा है तो हम उसको ही मुद्दा बना के किस तरह से हमारा संघर्ष इसके बारे में हम लोग आगे बात रखेंगे। दूसरा जो मुद्दा है वो पूरे इस डॉक्यूमेंट में सोशल जस्टिस के एस्पेक्ट को जिस तरह से निगलेक्ट किया है, मुझे लगता है कि उसे छोड़ देना बिल्कुल लाजमी नहीं होगा। उसे पकड़ के हमें हमारे आगे के काम की रणनीति तय करनी होगी। और तीसरा मुद्दा है जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के थ्रू कमर्शियलाइजेशन को बढ़ावा देने की बात हो रही है, उसके बारे में हमें थोड़ा सा चौकन्ना रहना पड़ेगा और उसके ऊपर हमारी बात साफ तौर पर रखनी पड़ेगी। एजुकेशन पॉलिसी ये कोई वैक्यूम में पॉलिसी नहीं बनती है। एजुकेशन पॉलिसी एक आपकी पूरे पॉलिसी डिजाइन का एक हिस्सा होती है, एक बड़े मशीन का एक पुर्जा होती है, और उसी संदर्भ में मुझे लगता है कि बाकी जो नीतियां हमारे देश में बन रही हैं उनके ऊपर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। और उसमें खास करके जिस तरह से चाइल्ड लेबर एक्ट में फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है पिछले 3-4 सालों में,
तो उसको भी हमें शिक्षा नीति के साथ और शिक्षा नीति में जो वोकेशनलाइजेशन का एस्पेक्ट है उसके साथ जोड़ के देखने की जरूरत है। अगर वो हम नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि सिर्फ शिक्षा नीति डॉक्यूमेंट अच्छा है, शिक्षा नीति डॉक्यूमेंट अच्छी तरह से बनाया है, इसी तरह से बात होती रहेगी, उसको थोड़ा सा डिमिस्टिफाई करने की जरूरत है। और शिक्षा नीति जो है वो एक मशीन का पुर्जा है, उस पुर्जे को देखते हुए पूरे मशीन को देखने की जरूरत है। ये कह के मैं अपनी बात रोकता हूँ। आप सबने मुझे सुना, इसलिए आप सबका धन्यवाद। आरटी फोरम में बोलने के लिए इन्वाइट किया, इसलिए आरटी फोरम का धन्यवाद। और खास करके प्रोफेसर थोराट बहुत ग्रेशियसली मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद नारकर, आपने बड़े अच्छे मुद्दे रखे हैं। मेरा ख्याल है मैं ब्रीफ में यदि बताऊं तो जो सेंट्रल आइडिया आपकी प्रेजेंटेशन की है कि द डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन, जिसके ऊपर आपने ज़्यादा नहीं बोला लेकिन मेंशन किया, सेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग, प्राइवेटाइजेशन एंड कमर्शियलाइजेशन, बड़े इनडायरेक्ट तरीके से, लेकिन आपने और प्रोफेसर शाह ने दोनों ने उसको पकड़ लिया है। उसके बाद जो लैक ऑफ इंक्लूजन, इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन टू द पुअरर सेक्शन एंड पर्टिकुलरली शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, इसके बारे में जिक्र नहीं है। रिजर्वेशन के बारे में चुप्पी है। ये जो आपने एक्सेस की बात जो की है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपने फाइनेंस के ऊपर बताया कि अंडर फाइनेंसिंग कितनी है, प्रोमिसेस है, एक्चुअल होगा या नहीं इसका कोई भरोसा नहीं है। Johanna, can I respond? Yes. Okay, I'll just pick up from what Professor Shah said. और एक सवाल जो खास करके पूछा गया था, जिसका मैंने जिक्र किया था, कम्युनलाइजेशन के बारे में। मैंने ये भी कहा था कि कम्युनलाइजेशन की बात जिस तरह से इसके पहले वाले ड्राफ्ट में की गई थी, उतनी बड़ी आवाज में इस ड्राफ्ट में नहीं की गई है। लेकिन मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि इसमें एक पूरा जो मैंने जो कहा अंडरलाइन फिलोसॉफी जो है, वो अंडरलाइन फिलोसॉफी में एक तरह के जो पुरातन भारतीय संस्कृति है उसकी गरिमा को उजागर करने का काम किया है। और ये मुझे लगता है कि ये बहुत ही सिलेक्टिवली किया है, क्योंकि जिक्र आता है वो मॉडर्न इंडिया का आता है, जिक्र आता है वो पूरे सनातन भारतीय ज्ञान का आता है। लेकिन जो मध्यकाल का भारत है, जिसमें बहुत बड़े पैमाने पे काम हमारे समाज को बनाने में हुआ है, उस मध्यकाल का कहीं भी जिक्र हम इस पूरे ड्राफ्ट में नहीं देखते हैं। सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर मैं कुछ लाइंस पढ़ना चाहूंगा। जो इसकी जो प्रस्तावना जो है इस पूरे नीति की, उसमें ये लिखा गया है कि प्राचीन और सनातन भारतीय ज्ञान और विचार की समृद्ध परंपरा के आलोक में ये नीति तैयार की गई। ज्ञान, प्रज्ञा और सत्य की खोज को भारतीय विचार परंपरा और दर्शन में सदा सर्वोच्च मानवीय लक्ष्य माना जाता है। प्राचीन भारत में शिक्षा का लक्ष्य सांसारिक जीवन अथवा स्कूल के बाद के जीवन की तैयारी के रूप में ज्ञान अर्जन नहीं, बल्कि पूर्ण आत्मज्ञान और मुक्ति के रूप में माना गया। इससे आगे चल के फिर तक्षशिला नालंदा का जिक्र होता है, फिर आगे चल के जो हमारे विद्वान हैं उनके बारे में जिक्र होता है। लेकिन इन विद्वानों की पूरी नामों में कहीं भी हम लोग जो एक रैशनल थॉट की परंपरा हमारे देश में शुरुआत से रही है, उनके नाम नहीं देखते हैं। हम लोग उसमें चारवाक का नाम कहीं नहीं देखते हैं, जिन्होंने उस समय के समाज के प्रति बहुत ही बुनियादी सवाल खड़े किए और जिन्होंने खास करके एक जिसे विवेकवादी विचार की परंपरा की नींव रखने का काम जिसे कहते हैं, वो उन्होंने किया था। लेकिन इसलिए मैं कहता हूं कि एक तरह का एक कम्युनल टोन इस पूरी शिक्षा नीति को है। और शुक्र है कि इस डॉक्यूमेंट में वो नहीं आया, लेकिन इसके पहले वाला जो डॉक्यूमेंट डिस्कशन के लिए सर्कुलेट किया था, जब हमारे महाराष्ट्र के सांसद वहां पे शिक्षा मंत्री थे,
तब उसमें खास करके लिखा गया था कि वैदिक शिक्षा परंपरा को बढ़ावा देना ये इस नीति के तहत किया जाएगा। अब शुक्र है कि वो शब्द यहाँ पे नहीं है जो फाइनल डॉक्यूमेंट हमारे सामने है उसमें, लेकिन ये जरूर लिखा गया है कि प्राचीन और सनातन भारतीय ज्ञान और विचार की समृद्ध परंपरा के आलोक में ये नीति तैयार की गई। मुझे लगता है कि ये अगर हम लोग इसको नजरअंदाज कर देंगे तो ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। मुझे याद है जिस तरह के शब्द इस्तेमाल किए गए थे उठानी कमीशन की रिपोर्ट को स्वीकारने के बाद जो रेजोल्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था, तो उसमें साफ तौर पे लिखा था कि साइंटिफिक एटीट्यूड के बेसिस पे समाज की नींव रखने का काम शिक्षा के द्वारा होना चाहिए। तो वो पूरा जो मामला है वो यहाँ से गायब होता दिखाई दे रहा है। तो ये मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा हमें चिंता करने की बात होगी, और इसको मुझे लगता है जितना जरूरी हो उतने जोर से इसका विरोध हो, जहां पर भी संभव हो वहां पर जिस भी तरह से हो तो उस तरह से, लेकिन हमें जिस तरह की वैल्यूज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है उन वैल्यूज को बढ़ावा देने के लिए ही शिक्षा नीति का प्रयोजन किया जाए। इसके लिए हमें हमारी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी, नहीं तो अगर हम इन सारी चीजों को छोड़ देंगे कि सिर्फ यही तो कहा है, इसमें कम्युनलाइजेशन कहा है, ये थोड़ा सा बैकडोर से कम्युनलाइजेशन का मामला होना चाहिए, इसे थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। और दूसरा जो मुद्दा एक SC/ST के बारे में है, मुझे लगता है कि आंकड़ों में अभी नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन ये साफ दिखाई देता है कि जिस तरह से हम लोग प्राथमिक शिक्षा से आगे बढ़ते जाएंगे तो उसमें समाज के जो कमजोर तबके हैं, खास करके आदिवासी समाज हो या दलित वर्ग के लोग हो या महिलाएं हो, तो इनका पूरा जो पार्टिसिपेशन एजुकेशन में है वो बहुत कम होता दिखाई देता है। और इसको अगर हम लोग इसके बारे में हम लोग बात नहीं करते कि इस तरह से इन लोगों का पार्टिसिपेशन हायर एजुकेशन में बढ़े और उसके लिए खास नीतियां कौन सी अपनाई जाएंगी, इसके बारे में कोई ठीक से जिक्र नहीं होता है। एजुकेशन सिस्टम को एफिशिएंटली चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में बहुत जिक्र होता है। और इस पूरी चर्चा में मुझे लगता है कि जिस तरह से वोकेशनल एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करने की बात है सेकेंडरी एजुकेशन के लेवल पर ही, और वहीं से छात्रों को एक तरह से छूट देने का, फ्लेक्सिबिलिटी देने की बात कही गई है, और जिस तरह से फ्लेक्सिबल एंट्री और एग्जिट जिस तरह से रखा गया है एजुकेशन में, तो उससे यही होगा कि जिन तबकों के सामने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी संवारने का सवाल अहम है, उस तबके के जो छात्र छात्राएं हैं उन पर यह जिम्मेदारी होगी कि जल्दी से जल्दी जितनी शिक्षा जरूरी हो उतनी प्राप्त करो और शिक्षा की व्यवस्था से बाहर निकल के अपनी जिंदगी संवारने का काम करो। तो ये वोकेशनलाइजेशन और फ्री एंट्री एग्जिट या फिर मल्टीपल एंट्री एग्जिट पॉइंट्स जो है, ये मुझे लगता है कि ये एक तरह से एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ डिप्राइव्ड सेक्शंस, डिसएडवांटेज सेक्शंस में इसके बारे में ये बहुत गंभीरता से लेने वाला मुद्दा है और इसे हम लोग नजरअंदाज ना करें। I think we are really short of time and we'd really like to hear Professor Thorat. So apologies to those whose questions are not responded to. But I'd request Professor Thorat to now give his opinion and his last word. Well, I must say that the opinion and comment and the insight brought by these three speakers is extremely useful. They have really studied the document in the area of their expertise. In fact, Professor Shah has covered the larger part of the report, but others, I think Shampa Sen Gupta has really brought out the ad hoc characters of the policy for the physically challenged. Amit Narkar also has brought out very, very important point. Let me, by way of general comment and summary, make some point which they have already brought out. Now, one of the point that cut across all the three speakers is that Professor Shah or others, they have to sort of derive meaning out of what is being written there. There is a play of word, tight and light, and
And similarly, the multiple word used for the physically challenged persons. On privatization, we already have a standard model of public-private partnership, the government-aided colleges, and now we are bringing out another word for private philanthropic. I am just taking some example. So why is it that this kind of confusion and this kind of alternative terms and lack of clarity there? I think the lack of clarity is primarily because Amit Narekar has made a reference, and I would like to respond to what he has said, that it is a policy document. It can be, it can be kept in the cupboard and only part of it can be brought in, or whole of it can be brought in. But if you go to the document, you can see that what the document sees, that it's a complete overall of education system, the higher education system and school education system. And indeed, if you look at all the aspects which even Professor Shah has covered and Amit Narekar has covered, it's completely all aspects of the higher education and school education are under reform and change. If I take a higher education, I did not mention the affiliating system is to be replaced within 15 years. The multiple discipline system has disciplines is to be brought in, combine arts and science. Then the vocationalization, mainstreaming of vocationalization at all level. The most important issue which is raised by Amit Narekar is the value education, bringing the ancient knowledge and ancient values. Then the entire change in the governing structure of the University Grant Commission, replacing it completely. And we have not mentioned about the Science Foundation, Science Research Foundation is being brought from USA. Then Professor Shah has made a reference to, there is a clear mention that we will have research come teaching university and the teaching universities. So that classification from Netherlands is being brought in, or from USA is brought in. There is a mention of national test, assessment test for admission to the university, like NET. So you can see that none of the part of the education system is left. It's a very, very comprehensive modification and change in the education policy. Now, I will make first point, that is our first policy was 1968. We set up a commission as soon as we got independence in 1948, Radhakrishna Commission, very comprehensive commission, and UGC was set up on the recommendation of the Radhakrishna Commission. Between 1948 to 1968, Radhakrishna Commission was the basis for the policy formulation. Huge, complete insight was developed into higher education system. Then it was realized later on, after 17 years, that Radhakrishna Commission deals with higher education. We have much less about secondary and school education. We had one commission in 52-53, but we decided to have a Kothari Commission, which will take the entire review of higher and school system. And it is on the basis of the Kothari Commission that we brought changes, 10+2+3 and many other changes, 3-language formula, we brought many other things. And our first policy was made in 1968 by Indira Gandhi. And then using the Kothari Commission report, we brought a final policy, that is 1986 policy by Rajiv Gandhi. And they spent about 4 years and brought a program of action, because it was said that only having a policy is not enough. There should be a program of action. So 1992 program of action. So 1986 and program of actions are the two last policy and action program approved by the parliament, which are in operation now. Now this policy has changed that. Now there is one important lesson, very briefly I will put in, that 86 policy or 68 policy and action program has been based on a detailed study of our higher education system. Even university-wide chapters are there.
Let me give you some feeling. You will get a feeling of how Kothari Commission was in greater detail. There were 17 members. 7 of them were from outside, UK, USA, and France. Then there were about 21 subcommittees, in which about 210 experts were involved. Even there was a subcommittee for the hostel. Forget about language and other things. Then there were experts, about 9,000 experts were consulted. And then there were written 2004 statement, memorandum given to the Kothari Commission. And then Kothari Commission was brought out in 2 volumes. By studying the entire system, studying the weaknesses and studying the strength, and building the system one step ahead. Now I want to ask you, where is the study of the higher education system on which this policy report is based, which is a comprehensive modification of higher education, school education? There is no study whatsoever. We know that Subramaniam was a cabinet secretary. He was not academician. He chaired the first committee. He sat in NUPA, National University of Education and Planning, collected some material around, got some feedback, and that is the basis of the policy. When they discovered that there was no academician associated with it, they formed a committee under the Kasturi Ranjan chairmanship, so that he is a big scientist, so it will carry a value. What was the material before the Kasturi Ranjan committee? Kasturi Ranjan committee had very little information. That 18 report or 19 report was there. And he confessed in the report that, he had to follow a policy, out-of-box policy. And what is out-of-box policy? Because there was nothing in the box. They did not know how our educational system is there. So let me make one important point, and please recognize this. The policy 86 policy 99 program may be 36 years old and you are changing the policy. But the study of the higher education system was done last in 1964-65. For last 54 years, we do not know what is happening in higher education system. We have not studied. There has been a privatization of higher education. As Amit Narekar has already stated, we have 40% state private university, which we never imagined. We have 65% of self-financing colleges. We have several things, modification and suggestion have came. Do we know about this sector? We do not know anything. And that is why, what is the base of the committee? The base of the committee is little literature around. They have taken that, and then reading of the American system. Because Princeton University professor was on the one of the member of the committee. So you just pick up the American model of large multiple subject university. They have a city university, we don't have. We have a tradition of affiliating system. Then you pick up the National Science Foundation as it is. You do not change the name and bring it here. Then you take research and university, research and teaching university. You bring a national assessment test, which USA has, simply because you have not studied our system. So the basis of this committee is the little material that they have, because they could not study the system, and this self-righteousness. Kasturi Ranjan mentioned in the report, in the introduction, that when I listened to the imagination and ideas of these people, I thought we have something in offering. He has no material available with him on the basis of the study. You have to go to Radhakrishna report and Kothari Commission report. There is a university-wide chapter. Nagpur University, Bombay University, Calcutta University. So the reason is, I think there is a diagnosis of the disease, there is a treatment of the disease without a diagnosis. And that is why Madam Shampa Sengupta, what she is saying, that I am confused. And we don't get anything. The reason is imagination is brought. Whatever good practices are there in USA and elsewhere, those practices have been brought. And some material around us, that affiliating system and other things. That is the foundation of this report. This report, which supposed to change the 36-year policy, has not done the higher education system, which remain without study for last 54 years. So you are basing its information on elementary information. Even Ministry of MHRD did not have a data. It is only 5 to 6 years before they introduced the system of online data. And that is limited data.
Where is the data? I do not see in the report even the national sample survey data being used. So I think the factual and evidence foundation of this report is extremely weak. We are the recommendation are made by remaining in a very large zone of ignorance. Therefore, I am very concerned, and I'm that the things are being imposed, and that is why things will emerge, because you are suggesting not studying the system, and therefore there will be a problem. You might have seen the clarification given by the Principal Secretary of Higher Education on school education. Simply because he had to give clarification because people began to ask about this language business, that what will happen before 5th and 6th standard about the medium of instruction. So they have to give some clarification. So this is the first point that I want to make, is that this policy is not based on the extensive study of the system. It is based on assumption, it is based on self-wisdom, and it is based on borrowing and imitating the American model. I can give 3-4 examples of American model. That's the first point I want to say. I would not like to go into greater detail because 3 of the speakers have very competently brought it up. I think Professor Shah has expressed his concern about the affiliating system. We have a tradition of affiliating system. Why should we bring this unitary system from the USA? We should improve our affiliating system. We have improved. There was a burden of affiliating colleges on the state universities, so we have created many more universities. Andhra Pradesh has university in each district. So this, because they have not studied affiliating system and its advantage and disadvantage. Completely borrow the unitary system of USA, Princeton University, you know, they have a tradition of the city university. 50,000 students will stay, undergraduate, postgraduate. But we have another system because we began like that. We began with a college. First college was Presidency College in Calcutta. And then another college. Then you have to create some small university or administrative place to recognize them, affiliate them, and give them the right to award degree. Then we decided that why can't the university itself start the teaching postgraduate courses in addition to giving of affiliation. We have our own history and we should build up on those history. I think some of the question raised and Shah has hinted that if you are merging the colleges, you also implied that you are stopping the colleges. Now, when our enrollment ratio is only 25 to 30%, we need colleges in small town and large villages where the poor student can go and take education. They are suggesting a large multiple university at a district place. Imagine how expensive it will be for the poor people. At the moment, the boys and girls have a college in the large village, in the small town, medium town. They can go there and access. Now there are buses. Now, accessibility will be terribly disturbed if you have only one university at a district level, or you at least you suggest that model. So because they have not studied, because that is why they do not know this problem, or I do not know whether they were not willing to understand this problem. So there are also similar issues. I think I will only take one point and finish it. Amit Natekar, in response to the question raised about the ethical education, it is not that simple. I think the cat is out of the box. Although they have changed the language, but the purpose of the value education, the foundation is to be the ancient culture, and that ancient culture is based on Brahmanism and not even Hinduism. Because Hinduism is a broader concept. You know, you have in the constitution, Hinduism is Buddhist, Jain, Sikhs, and various sects. But I think the attempt is to draw the values and the principle from the Brahmanical thinking. Now let me read out, because Natekar has, I think, missed out one or two. Nishkam karma. This is Gita's theory of karma siddhanta. That this will be taught. That you don't expect वो जो फल की जो अपेक्षा है वो बगैर करते हुए तो कर्म करते जा. This is Gita. Then you know that Kothari Commission and others have said that you should catch up the bright student by observing them over a period of time and groom them. They have replaced this by inner qualities, which is again Gita, because one system of Gita is based on the inner qualities, original qualities. It's assumed that people have original qualities.
then where are the stories will come from? But before I go to the story, writer's behavior, I will suggest Nirakar to see it. Writer's conduct in bracket dharma. What is dharma? Which dharma? It is Hindu dharma, it is Brahminical dharma, it is Buddhism, it is Jainism or Sikhism. What dharma we are talking about? That is why I say cat is out of the box. They could not resist mentioning dharma. Now Manusmriti is also a dharma. Manusmriti's title is a Manav dharma. Then, which are the story which will be told for the student? Pachatantra, Jataka, Hitopadesh, fun-loving fable and inspiring tales from the Indian tradition will be told. That's what this says. You know, this is not only reading it between the lines, but it is quite clear here that there is an attempt to build the value education on the basis of ancient knowledge, but the ancient knowledge doesn't include all the religion. It's only my feeling is the Brahmanical religious teaching will be formed the basis of this value education. But in any case, why do you need this? We have prepared the constitution. We have taken all knowledge into account. Finally, we base our constitution on the principle of equality, liberty, fraternity, integrity, and unity on the country. Teach those values. They mention very intelligently. In between, they introduce the constitution. In between, they talk about citizenship right. But main focus is on the ancient values. So why do you need these religious ancient values to be brought in the education? We have constitution has taken all religious teaching into account, and we laid our constitution on the certain principle, which is the governing document for us. India will be is governed on the basis of those principles. We have given the freedom to religion. Nobody has stopped. You can preach, you can convert, you can write, and you can read. That freedom you enjoy. But why do you bring in the schools? Because if the personality building and other thing you are trying to build up on the basis of Brahmanism, then Buddhists will say, Jainists will say, Sikhs will say, other sect will say, Christian will say, Islam will say that we have our own values to build up the personality. I think this is very important, and let me summarize by saying that Professor Shah and others, if you look at the goals of this committee, goal for 50% of GRA and many other things is 2030, 2040. It may happen, it may not happen. But for change of syllabus at the school and the college level, the limit is 2021 and 2022. That is the immediate target. So there are many aspects of it. I do not want to go on privatization, and this is the indirectly I am saying that how education is being making a non-secular, but privatization is all the same story. We have an excellent example in our country, public institution, private, aided, philanthropic. They have created a new word. We already have a public and private partnership. In fact, even during 11th plan in Congress time also they committed a mistake, public-private partnership. We will build up public-private partnership. We already have a public-private partnership, government-aided, philanthropic. But now we introduce self-financing. And as it has been rightly pointed out by Nikhil Nirakar, the percentage of the student going to the self-financing institute in the school and the colleges is amazingly increased. There is a decline in government, there is a stagnation in private aided, but there is a whooping increase in the self-financing institute. And here there is a clear indication of privatization. This Professor Shah and others have clearly mentioned that, Company Act, Non-Profit Institution Company Act. What is the provision? Provision is that they are allowed to earn the surplus. At today, they are allowed to earn the surplus, but the surplus has to be spent within the institute. And what is surplus is nothing but in indirect way, in a back door, it is a profit. So there is, although there is a separate para on inclusion and all that long list of these suggestions, but in reality, I think we are heading toward privatization. Well, there are several issues, inclusion issue, the physically challenged issue, Madam has brought out very quite clearly, but there are other issues. I don't have a time to discuss with you about this national test and the other thing. My feeling is this report requires a review. My suggestion would be, if you ask me honestly, people may not like it,
that this report should be kept in abeyance. This government, they have an opportunity to set up a committee to study the higher education and school education system, which has not been studied for the last 44 years. Based on that study, then make a policy. Otherwise, it will, on several issues, it will backfire, because education varies very significantly from state to state. So the policy, if this present government want to make a policy and make an initiative, that is good. But it has to study the higher education system. It should spend 1.5 years, formulate a strong committee. In fact, when my term was over, the Ministry of HRD had set up a committee under the chairmanship of one of the science professor to study the whole system and then develop a policy. The education plan was called, the 11th plan was called education plan when I was the chairman. The budget increased from 4,000 to 47,000 crore. That was also based on the 8th study which I had started. That 8th study formed the base for Dr. Manmohan Singh to develop an education policy, to charge 2% surcharge, and then expand the education, 30 central universities, and several other things. I think I will end by saying that we need to study the system and then go ahead with the policies. Nobody object to that. Government has a right to bring a policy, but it should be evidence-based, it should be transparent, and people should know. Now, at the moment, we have brought this 4-year degree. You take a diploma, you take a certificate. No justification is given. We have also reclassified the school education. No justification is given. We have to just listen, because these are clever people. That's all. We go by their wisdom. But they should have studied the school system and then see that the reclassification is good for us. But no, because the report is not based on this. You have certain ideas of higher education, preconceived ideas. You have a model of America and elsewhere. Combine that and bring it. In fact, if you read this report, it looks like a poetry and a music to our ear. They are very brilliant people who wrote this report. But it is a music and it looks like a poetry. But if you look at the substance, I do not know. I mean, preaching, all kind of preaching. It will be done that, this happen. That kind of thing is there, because facts are not there. If you look at the Kothari report, Radhakrishnan Rupur, you can enjoy it, because they studied it, brought out the statistic, brought out the problems, and then make the recommendation. In the Radha Commission report, recommendation method is that a chapter is there, problem identified, recommendations are made, chapter wise, based on evidence. So these are some of my comments. I'm sorry, I don't know whether I have taken your more time or not. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you to all the participants and the panel. Hemang, would you just like to quickly thank everybody? Yes. अब अंत आ गया है. रियली थैंकिंग प्रोफेसर सुखदेव थोराट, क्योंकि हायर एजुकेशन पे ये हम पहली बार वेबिनार कर रहे हैं और इसके ऊपर हम जरूर फोकस करना चाहते थे, और हम वी आर रियली वेरी थैंकफुल टू यू, क्योंकि बहुत सारी अच्छी बातें यहाँ पे उभर के आई है. आपके चेयरमैनशिप पे ये वेबिनार बहुत अच्छी तरीके से कंडक्ट हो गया है. मैं प्रोफेसर हेमंत शाह जी का भी शुक्रिया अदा करती हूँ. आपने बहुत अच्छी तरीके से आपकी बातें रखी और आप इस वेबिनार में पार्टिसिपेट हो गए और इनसाइट्स बहुत सारी आपकी तरफ से मिली. मैं शंपा सेन गुप्ता का भी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ. हम आपको लाने की बहुत कोशिश कर रहे थे, आपका टाइम नहीं मिल रहा था, आखिरकार आपका टाइम मिल गया और आप यहाँ पे आ गए. तो ये डिसेबिलिटी के ऊपर हम जरूर करना चाहते थे. हमें ठीक तरीके से ये उसको मुद्दे रखने वाले लोग हम चाहते थे. तो आपका भी हम शुक्रिया अदा करते कि आपने हमारी रिक्वेस्ट को माना और आप इस वेबिनार में आपने डिसेबिलिटी के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट इनसाइट्स आपने रखी हैं. अमित नारकर तो हमारे पुराने साथी हैं, उनका आभार मानना भी मुझे लगता है शायद उनको पसंद नहीं आएगा, लेकिन फिर भी ये वेबिनार में आप आए, मैं बहुत आपका शुक्रिया अदा करती हूँ. और हमारे साथ तो आप रहेंगे, इसके बाद भी आप गोवा में शिफ्ट हो गए हैं तो फिर भी हमारे साथ महाराष्ट्र के साथ आप रहेंगे, ऐसा मैं मान के चलती हूँ. अंत में बस ऑर्गेनाइजिंग टीम का मैं के बारे में बताना चाहती हूँ.
ये वेबिनार फोरम के सदस्य संस्थाएं हैं जिसमें नेशनल सेंटर फॉर एडवोकेसी स्टडीज है, तो उन्होंने इस वेबिनार को होस्ट करने के लिए बहुत मेहनत की है, तो इसलिए मैं उनका भी यहाँ पे मेंशन करना जरूर चाहती हूँ। और नेशनल आरटी फोरम से जो हमारे साथी है मित्र रंजन, तो उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि ये सारी प्रोसेस जो हम जूम वगैरह जो होस्ट करते हैं, तो वो होस्टिंग का काम उन्होंने किया है, इसलिए मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तो अभी ये मीटिंग खत्म हो गई है, ऐसा मैं जाहिर कर देती हूँ। थैंक यू सो मच।